दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और मैं अपने परिवार के साथ उत्तराखंड के पहाड़ के पास एक छोटे से गांव में रहता हूं। और इस पहाड़ के पास हमारी खेती बाड़ी भी है। मैं अपने पिताजी के साथ हर रोज मैं भी जैविक खेती बाड़ी ही करता हूं, जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है। दोस्तों, हमारी जिंदगी एकदम से सही चल रही थी, लेकिन ना जाने मुझे और मेरे दोस्तों में क्या हीरोगिरी करने की सूझी कि जिसके चक्कर में हमें लेने के देने पड़ गए और घट गई हमारे साथ एक खौफनाक घटना, जिसे सोचकर आज भी हमारी रूह कांप उठती है। दरअसल दोस्तों, पहाड़ों की गोद में बसा हुआ हमारा शांत गांव जितना अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, उतना ही चारों तरफ हरे भरे पेड़ और दूर दूर तक बहती नदियों की कलकलात धारा और शाम होते ही जगमगता आकाश, ये सब मिलाकर हमारे गांव को खूबसूरत बनाता है। लेकिन इस खूबसूरत गांव के दिलों में बसा हुआ एक काला खौफनाक सच्चा राज है, जिसके बारे में गांव वाले कभी बात ही नहीं करते थे। वह खौफनाक सच उस पहाड़ का है जो हमारे गांव से काफी नजदीक पर है। वह विशाल का है पहाड़ जिसे गांव वालों ने भूतिया पहाड़ नाम दे दिया था, क्योंकि इस पहाड़ के बारे में बहुत सी अजीबे गरीबे कहानियां थी। वह गांव वाले लोग कहते थे कि रात के वक्त यहाँ अजीब सी रोशनी दिखाई देती है, तो कुछ लोगों का मानना था कि इस पहाड़ पर रहती है वह आत्माएं जिन्हें मुक्ति नहीं मिली। गांव के बुजुर्ग हमेशा हमें कहते थे कि उस पहाड़ के पास कभी भूलकर भी मत जाना। लेकिन दोस्तों, मैं अपने गांव का एक बड़ा ही जिज्ञासु लड़का था और बचपन से ही मुझे यह सारी कहानियां बकवास और अंधविश्वासी लगती थी। लेकिन तब मैं छोटा था, जिसके चलते मैं उस पहाड़ पर अकेले जाने से मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। लेकिन मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया और साथ ही साथ उस पहाड़ पर जाने का लालच भी जागती रही। और एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस भूतिया पहाड़ पर जाने का फैसला किया। दोस्तों, बचपन से ही मेरे दो सबसे खास दोस्त थे, सागर और काकू। मेरी ही तरह मेरे दोनों दोस्त काफ़ी बहादुर किस्म के इंसान थे और हम तीनों में इतना ज़्यादा बनता था कि कोई भी एक दूसरे की बात काट नहीं सकता था, चाहे वह कैसी भी बात हो। इसलिए जैसे ही मैंने उस भूतिया पहाड़ पर जाने का प्लान बनाया, तो मेरे दोनों दोस्त भी तैयार हो गए उस पहाड़ पर जाने के लिए। फिर हम तीनों उसके अगले ही दिन घर पर क्रिकेट खेलने का बहाना देकर हम तीनों दोस्त सुबह सुबह चुपके से निकल पड़े उस पहाड़ की तरफ। दोस्तों, उस पहाड़ तक पहुंचने के लिए हमें एक जंगल को पार करना था, लेकिन उस जंगल को पार करना हमारे लिए जैसे कि चुटकियों का काम था, क्योंकि बचपन से ही हम इस इलाके में रह रहे थे। इसलिए हर एक चीज़ बड़ी ही बेखूबी तरह से आती थी और जानते थे। जैसे कि अगर रास्ते में जंगली जानवर भी आ जाए तो उसे कैसे बचा जाए, यह हमें अच्छे से पता था। इसलिए दोस्तों, हम तीनों दोस्त जल्दी से जंगल पार करके उस भूतिया पहाड़ के पास पहुंचते हैं। जंगल के इस पार पहुंचते ही पहुंचते हमें 1.5 घंटे से भी ज़्यादा समय लग गया था। यहाँ पहुंचते ही हमें आसपास का वातावरण बहुत ही अजीब लग रहा था। हवा में एक अलग तरह का सन्नाटा पसरा हुआ था, पक्षियों की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी, और तो और पेड़ों की पंक्तियां भी मानो रुक सी गई थी। फिर कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद हमें पहाड़ की तलेटी में एक गुफा का मुंह दिखाई दिया, जो कि पूरी तरह से धूप अंधकार से भरा हुआ था। हम तीनों दोस्त उस गुफा के ठीक सामने ही खड़े थे। तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि गुफा के अंदर से कोई दो चमकीली आंखें हमें घूर रही है। यह देखते ही मैं फौरन सख्त में आ गया और अपने दोनों दोस्त को भी दिखाने की कोशिश किया, लेकिन अगले ही पल वह चीज़ अचानक से गायब हो गई। ये देख मुझे थोड़ा डर और अजीब तो लगा कि इतनी जल्दी वह चमकती हुई आंखें कैसे गायब हो सकती है। फिर मन में सोचा कि हो सकता है कि गांव वालों की बातों से ही मेरे मन में भ्रम हो गया हो। इसलिए उस बात को नज़रअंदाज करके मैं फिर से उस गुफा की तरफ देखने लगा। दोस्तों, उस गुफा की बनावट काफ़ी पुराने ज़माने की लग रही थी। मतलब कि जैसे कि पुराने ज़माने में आदि मानव रहा करते थे, वैसी ही वह गुफा थी। दोस्तों, दिन का समय होने के बावजूद भी वह जगह काफ़ी अंधकार से भरा हुआ था, जिसके चलते मेरे मन में थोड़ा बहुत डर भी बैठने लगा था। पर जिज्ञासा अभी भी मेरे सिर पर सवार थी, इसलिए मैंने गुफा के अंदर जाने की ठानी। मैंने अपने दोनों दोस्त से कहा, भाई लोग चलो अंदर चलकर देखते हैं। मेरा इतना बोलने पर सागर थोड़ा डरा हुआ बोला, भाई रहने देते हैं ना यार, शायद गांव वाले सच बोलते हैं, चल वापस घर चलते हैं। सागर के साथ देते हुए काकू भी डरे हुए आवाज में बोला, भाई सागर बिल्कुल सही कह रहा है, उस गुफा के अंदर जाना खतरों से खाली नहीं है। चल जल्दी से घर चलते हैं, कहीं बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। हमारे साथ चल भाई, निकलते हैं यहाँ से।
मैं चुपचाप खड़े होकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब उन दोनों की बातें खत्म हो गई तब मैं एकदम साधारण भाव से बोला कि क्या यार, हर एक कोई जगह अंधेरा दिख जाए इसका मतलब ये तो नहीं कि वह जगह भूत आई हो। देखो, आप समझो या ना समझो, मुझे यहाँ आने का आज बड़ा ही मुश्किल से मौका मिला है। एक तो घर वाले कभी इस जगह पर आने ही नहीं देते, और इतनी मुश्किल से जब यहाँ आ ही चुके हैं तो बिना देखे मैं वापस नहीं जाने वाला। इसलिए मैं तो जा रहा हूँ उस गुफा के अंदर। तुम दोनों देख लो भाई लोग, चलना है तो चलो वरना घर चले जाओ। इतना कहकर मैंने अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाई और उस गुफा के अंदर जाने लगा। मेरी हिम्मत देख और बातों को सुनकर मेरे पीछे पीछे सागर और काकू भी डरते हुए उस गुफा के अंदर जाते हैं। उस गुफा के अंदर जाते ही हम देख रहे थे कि जितना बाहर से वह गुफा छोटी दिखाई दे रही थी, उससे कहीं गुना ज्यादा वह गुफा बड़ी थी। पत्थर और चट्टानों पर कहीं जगह पर दरार पड़ी हुई थी। उस गुफा के अंदर का रास्ता बड़ा ही घुमावदार था और उसकी दीवारों पर भी अजीबोगरीबे निशान और चित्र भी बने हुए थे। ये सब देखते ही मेरी जिज्ञासा और आसमान छूने लगी। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि हो ना हो इस गुफा के अंदर पहले आदि मानव ही रहते होंगे, उनके अस्तित्व का कुछ अवशेष मिल जाए। इसलिए मैं और उस गुफा के अंदर जाता चला गया। कुछ दूर चलने के बाद हम एक बड़ी सी जगह पर पहुंचते हैं जहां बीचों बीच एक मूर्ति रखी हुई थी जो कि टूटी फूटी हुई थी। उस मूर्ति को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि किसी कबीले के भगवान हो। मूर्ति के सामने छोटा सा कटोरा भी रखा हुआ था जिसमें राख भरी हुई थी। ये सब नज़ारा देखकर मेरे अंदर थोड़ा बहुत डर बैठने लगा था कि अगर इस जगह पर अभी भी कबीले वाले लोग होंगे तो कहीं हम सभी को बंदी ना बना ले। अभी हम सब यही समझते कि तभी अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया और उस हवा के चलते आसपास की बिखरी हुई राख भी हवा में उड़ने लगी, जिसके चलते हमारे मोबाइल की रोशनी भी धूल में धीमी होने लगी। लगभग 6 मिनट तक वह नज़ारा वैसा ही रहा और हमारी बदकिस्मती तो देखिए, मेरी फ़ोन की बैटरी भी डाउन होने लगी और थोड़ी देर के बाद मेरा फ़ोन भी बंद हो गया, जिसके चलते पूरी गुफा में अंधेरा सा हो गया। गुफा के अंदर अंधेरा होते ही मैं और मेरे दोनों दोस्त डर के मारे जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। हमारे सीखते ही अचानक से हवा एकदम से रुक गई और तभी अचानक से वह राख से भरा हुए कटोरे के अंदर रखी हुई राख बहुत ही अजीब ढंग से चमकने लगी, जैसे कि कोई हीरा चमकता है। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इतनी तेज हवा चलने के बावजूद भी उस कटोरे में रखी हुई राख हवा में उड़ जाना चाहिए था। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी गुफा के दूसरी तरफ से किसी के चलने की आवाज आने लगी और देखते ही देखते वह भयानक हंसी पूरी गुफा में बहुत ही तेजी से गूंजने लगी। ऐसा होते ही हम सभी बहुत तेजी से गुफा से बाहर निकलने के लिए भागने लगे, लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा था कि हमें गुफा के अंदर का रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था, जिसके चलते हम तीनों आपस में ही टकराते हुए इधर उधर भाग रहे थे। कुछ देर तक तो वह भयानक हंसी पूरे गुफा में गूंज रही थी, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद खौफनाक हंसी की आवाज़ भी आनी बंद हो गई और रात की रोशनी भी इधर धीरे धीरे कम होती चली गई। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। एक तो इतना ज़्यादा गहरा अंधेरा और दूसरी तरफ हम चलते चलते गुफा के इतने अंदर आ चुके थे कि वापस जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। मैं बार बार मोबाइल को ऑन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्क्रीन लाइट के जलते ही थोड़ी देर में गुफा में रोशनी होती थी और फिर चारों तरफ अंधेरा हो जाता था। अभी मैं अपने दोस्तों से कुछ बोलता कि तभी सागर ने एक छोटी सी टॉर्च अपने पॉकेट से निकाली। फिर उसने उस टॉर्च को जलाया जिससे अंधेरा थोड़ा सा कम हुआ। टॉर्च जलने के बाद मैं गुस्से में बोला, जब हम सभी पत्थर से टकराकर अपने अपना सिर फोड़ लेते तब तुम्हें टॉर्च निकालने का टाइम मिला। मेरी बात सुनकर सागर थोड़ा सहमति से बोला, भाई माफ करना, डर इतना ज़्यादा लग रहा था कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। खैर उस वक्त मैं उससे ज़्यादा बहस करना नहीं चाहता था, बस कैसे भी करके उस गुफा से बाहर निकलना चाहता था। इसलिए मैं अपने दोनों दोस्त से बोला, भाई लोग धीरे धीरे इस गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। मेरे दोनों दोस्त मेरी बात मानकर सागर आगे टॉर्च लेकर जा रहा था और हम दोनों उसके पीछे आ रहे थे। हम तीनों जैसे तैसे करके आगे बढ़ते जा रहे थे। दोस्तों, रोशनी होने के बाद हमारा डर थोड़ा कम तो हुआ, लेकिन अभी तो डर का असली तांडव शुरू हुआ था। अभी तो हम सभी कुछ दूर आगे ही बढ़े थे कि तभी सामने हमें कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर हमारी पैरों तल से जमीन खिसक गई थी। हमारे सामने बहुत ही सारी भयानक आकृति दिखने लगी और बड़े बड़े अजीब अजीब तरह के जानवर जैसी की आकृति को गुफा की दीवार पर चिपक कर रंग दे रही थी और अजीबोगरीबे गुरने की आवाज भी निकाल रहे थे। इतना भयानक नजारा देखकर सागर ने तेजी से सीखते हुए तुरंत टॉर्च की लाइट बंद कर दिया। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह थी कि जब हम इस गुफा में आए थे
तब हम दीवारों पर बने चित्रों को देखा था तो वह सब चित्र ही थे। तो फिर अचानक से कुछ देरी में ये सारी भयानक आकृति कैसे जीवित हो सकती है? दोस्तों, ये सारी चीजें समझ पाना बहुत नामुमकिन सा लग रहा था। हम सभी की हालत डर के मारे बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन दोस्तों, एक चीज गौर करने वाली थी। जैसे कि हमने टॉर्च बंद किया तो उस भयानक जीव की गुर्राने की आवाज भी आनी बंद हो गई थी। खैर, टॉर्च बंद होते ही एक बार फिर उस गुफा में अंधेरा बस गया था। उस अंधेरे में हमें कुछ भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। सागर भी इतना खौफनाक नजारा को देखकर अपनी टॉर्च को वापस जलाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। फिर कुछ देर तक तो हम तीनों अपनी जगह पर ही खड़े रहे। फिर मैंने अपने दोस्तों से कहा, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, अंधेरे में ही हमें आगे बढ़ते हैं। शायद लाइट की वजह से इस सभी भयानक जीवों को ताकत मिलती हो, इसलिए हमें अंधेरे में ही आगे बढ़ना चाहिए। मेरी बात दोनों दोस्त को सही लगी और हम तीनों ऐसे ही अंधेरे में धीरे धीरे एक दूसरे का सहारा लेकर दबे पांव से आगे की तरफ बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक एक बहुत बड़ी सी कोई चीज हमारे सामने से गुजरी। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि एक पल को तो हम समझ ही नहीं पाए कि आखिरकार वो क्या था। लेकिन अंधेरे में क्या है क्या नहीं ये देख पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। अब टॉर्च जलाने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इसलिए मैंने सागर को टॉर्च जलाने के लिए बोला तो सागर ने दोबारा टॉर्च जलाया तो हमने पाया ऐसा कुछ भी नहीं था उस गुफा की दीवार के अलावा। हमारे आसपास भी कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि ऐसी कोई भी भयानक आकृति भी दीवार पर नहीं थी। ये देख हमें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि पहले तो वो अजीबोगरीब चित्र थे, वह जिंदा हो गए थे, लेकिन अब की बार तो ना ही कोई चित्र था और ना ही वह जीव। ये सब देखकर हमें काफी ज्यादा डर लगने लगा था। दोस्तों, अब वहां पर रुक पाना हमारे लिए बस की बात नहीं थी। मौके का फायदा उठाकर हम एक बार फिर पूरी ताकत लगाकर उस गुफा से बाहर निकलने के लिए भागने लगे। उस वक्त भी हमें ऐसा ही महसूस होते जा रहा था जैसे कि वह काली परछाई हमारे पीछा कर रही है। ना जाने क्यों मुझे बार बार अपनी गर्दन पर एक गर्म हवा महसूस हो रही थी। इतने सारे रहस्यमय और खौफनाक घटनाओं से अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि वाकई में इस गुफा में कुछ तो है जो बहुत ही ज्यादा भयानक है। डर के मारे मैंने अपने पैर एक पल के लिए भी नहीं रोके और बस हम तीनों लगातार भागते रहे। और कुछ ही देर में हमें आगे बढ़ने के बाद हमें हमारी टॉर्च की रोशनी में हमें दूर गुफा का मुंह दिखाई दिया। बाहर निकलने का रास्ता देखते ही हमारे मन में थोड़ी सी उम्मीद जगी और हम तीनों उसी ओर जाने लगे। कुछ ही देर में गुफा के मुंह के पास पहुंचते ही हम तीनों उस गुफा से बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही हम तीनों ने राहत की सांस लिया। जैसे ही हम उस गुफा से बाहर निकले तो हमने देखा कि सूरज ढल चुका था। जंगल में अब जंगली जानवर, पक्षी और आवाज करने वाले कीड़ों की आवाज सुने देने लगी। गुफा से निकलते ही मैंने अपने दोस्तों से कहा, भाई भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इतनी बड़ी मुसीबत से बचकर इस गुफा से हम तीनों बाहर निकल पाए हैं। अब जल्दी से यहाँ से भी निकलते हैं। इतना ही कहते ही हम तीनों दोस्त वहां से डरते हुए गांव की तरफ भागने लगे। रास्ते में एक शब्द भी एक दूसरे से नहीं बोले और कुछ ही देर में भागते हुए हमारे गांव में पहुंच गए। गांव पहुंचते ही हम तीनों सीधा अपने अपने घर की तरफ भागने लगे। घर पहुंचते ही मैं किसी को कुछ भी नहीं बोला और सीधा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया और लेटे ही लेटे सारी घटनाक्रम को याद करने लगा। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं कोई भयानक सपना देख रहा हूँ। पर सबसे अच्छी बात तो यह थी कि वहां से हम तीनों बचकर वापस आ गए थे। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलता है कि कोई भी अनजान जगह पर बिना सोचे समझे नहीं जाना चाहिए, वरना उसका पछतावा बहुत ही बड़ा होता है, जो कि मुझे हुआ था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो जरा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और अपना ध्यान भी बहुत अच्छे से रखिएगा। धन्यवाद।